कपड़ों के एक बहुत बड़े व्यापारी सेठ ने ढेरों दौलत इकट्ठी कर रखी थी। उसका व्यापार आसपास के देशों में फैल चुका था। वह कभी कभी उन देशों की यात्रा भी किया करता। उसका एक बेटा था खुर्रम, जो अब जवान हो चुका था, परंतु वो थोड़ा सा नासमझ था, अपनी ही मस्ती में रहने वाला, दीन दुनिया से बेखबर। सेठ को अक्सर उसकी चिंता लगी रहती थी, परंतु करें भी तो क्या करें। सेठ चाहता था कि खुर्रम भी उसके व्यापार में उसका साथ दे, परंतु सेठ को खुर्रम पर यकीन नहीं था। सेठ की पत्नी कई बार कहती कि आप अपने बेटे पर भरोसा तो कीजिए, वो जरूर ही कामयाब होकर दिखाएगा, परंतु सेठ डरता था कि कहीं खुर्रम फायदे की जगह पर नुकसान ना कर दे। एक बार सेठ को दूसरे देश से कपड़ों की भारी मांग आई। उस देश से कपड़े की भारी मांग को देखते हुए सेठ ने वहां जाने का निश्चय किया, परंतु इस बार सेठ की पत्नी ने कहा कि आप खुद यात्रा पर ना जाकर बेटे खुर्रम को वहां पर भेजें, तभी तो ये जान पाएगा कि व्यापार कैसे करते हैं। सेठ का मन तो नहीं था, परंतु पत्नी के दबाव में आकर वो खुर्रम को दूसरे देश की यात्रा पर भेजने के लिए तैयार हो गया। उसने खुर्रम को बुलाकर कहा, तुम्हें दूसरे देश की यात्रा पर जाना है, वहां हमारे कपड़े की बहुत मांग है, तुम तैयारी कर लो। खुर्रम ने आज तक किसी दूसरे देश की यात्रा नहीं की थी। वो ये जानकर बहुत खुश हुआ कि उसके पिता ने उसे व्यापार करने के योग्य समझा। अगले दिन सब कुछ समझा बुझाकर सेठ ने खुर्रम को यात्रा के लिए रवाना कर दिया। वहां पहुंचकर खुर्रम ने सराय में अपना सामान रखा और बाजार घूमने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक निराला फल बिकते हुए देखा। उसने इतना बड़ा फल आज तक नहीं देखा था। वह फल वाले के पास गया और फल को हाथ में उठाकर देखा तो हैरान रह गया कि ऊपर से कांटों वाला यह फल बहुत ही भारी था। खुर्रम ने पूछा, भाईजान इसे क्या कहते हैं? फल वाला हंसता हुआ बोला, साहब इसे कटहल कहते हैं। खुर्रम ने कटहल को सूंघ कर देखा तो उसे कटहल की खुशबू बहुत ही अच्छी लगी। वह सोचने लगा, यदि इस कटहल की खुशबू इतनी अच्छी है तो स्वाद कितना अच्छा होगा। परंतु मन ही मन में खुर्रम यह सोच रहा था कि इतना बड़ा फल बहुत महंगा होगा। उसने फल वाले से पूछा, भाईजान यह कटहल कितने का है? फल वाले ने उत्तर दिया, 10 आने का। खुर्रम को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है या फल वाले का ध्यान कहीं और है। इस कारण उसने गलती से कटहल का दाम कम बता दिया। उसने तुरंत जेब से पैसे निकाले और कटहल खरीद लिया। कटहल लेकर वह सीधा अपनी सराय में पहुंचा। उसने छुरी निकालकर कटहल काट लिया और उसे खाने लगा। उसे कटहल का स्वाद बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस कारण से वो आधे से ज्यादा कटहल खा चुका था। कटहल खाने के बाद वह हाथ धोने के लिए गया, परंतु उसके हाथ और मुंह बुरी तरह से चिपक रहे थे, इस कारण साफ नहीं हो रहे थे। हाथ धोने की कोशिश में वो और भी ज्यादा चिपके जा रहे थे। उसने हाथों को बार बार रगड़ा, परंतु वे साफ नहीं हो रहे थे। उसने देखा कि कटहल का रस उसके कपड़ों पर लग गया था। उसने कपड़ों को साफ करने की बहुत कोशिश की, परंतु कपड़े उसके साफ ना होकर और भी ज्यादा चिपचिपे होते गए। वह अकेला था, इस कारण समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। वैसे भी खुर्रम अपने घर से पहली बार अकेला निकला था, इस कारण से वह थोड़ा घबरा रहा था। उसने सोचा कि सराय के मालिक या किसी नौकर से पूछ लूं कि इसे साफ कैसे किया जाए। खुर्रम अपने कमरे से बाहर निकलकर ज्यों ही किसी के सामने पड़ा तो वह व्यक्ति खुर्रम को देखकर हंसने लगा। खुर्रम की हिम्मत ही नहीं हुई कि वह किसी से कुछ पूछ सके। वह चुपचाप सराय से बाहर निकल गया। बाहर तेज हवा चल रही थी। सड़क के पत्ते उड़ उड़कर खुर्रम के कपड़ों पर चिपकने लगे। उसकी मूंछों के बाल भी चिपचिपे और अजीब से लगने लगे। हवा के साथ साथ धूल, मिट्टी, कागज, पंख आदि सब उसके कपड़ों और हाथों पर चिपकते जा रहे थे। वह जिधर से भी निकलता उधर से लोग उसे देखकर हंसने लगते। उसका चेहरा भी धूल चिपकने से गंदा होने लगा था। कुछ लोग उसे पागल समझकर उसके पीछे चलने लगे। खुर्रम की समझ में नहीं आया कि वह अब क्या करे। वह चुपचाप एक दुकान में घुस गया और एक कोने में छिपने का प्रयास करने लगा। संयोग से वह दुकान
एक सर्राफ की थी। वहां पर ग्राहकों को दिखाए गए आभूषण एक मेज पर रखे थे। खुर्रम उस मेज से टकरा गया और कुछ आभूषण उछलकर उसके कपड़ों से जा चिपके। ज्यों ही खुर्रम छिपने का प्रयास करने लगा, दुकान मालिक की निगाह उस पर पड़ गई। उसने चोर चोर कहकर शोर मचा दिया। दुकान के नौकरों ने खुर्रम को पकड़ लिया और भीड़ इकट्ठी हो गई। दुकानदार ने सैनिकों को खबर भेजकर कोतवाली से कोतवाल को बुला लिया। खुर्रम ने लाख समझाया कि उसने चोरी नहीं की, परंतु उसके कपड़ों पर चिपके हुए आभूषण जिसके कारण किसी को उस पर विश्वास नहीं हुआ, उसे कोतवाली ले जाया गया। कोतवाल ने खुर्रम से चोरी का कारण जानना चाहा तो उसने विस्तार से कटहल खाने की पूरी बात उन्हें बता दी। कोतवाल हंसता हुआ बोला, अरे मियाँ, जब खाना आता ही नहीं था तो कटहल खाया ही क्यों? अच्छा यह बताओ कि तुम किस व्यापारी के यहाँ आए थे? खुर्रम को उस व्यापारी के यहाँ ले जाया गया, परंतु उस व्यापारी ने खुर्रम के हुलिये के कारण उसे पहचानने से इनकार कर दिया। तब खुर्रम ने अपना और अपने पिता का पूरा नाम बताया, साथ ही वह अपने साथ लाए हुए सामान की पूरी जानकारी भी उस व्यापारी को देता है। तब व्यापारी ने उसे पहचानते हुए कहा, कोतवाल जी, यह अपना ही बच्चा है, इसे छोड़ दीजिए, यह हालात के कारण मुसीबत में फंस गया है। अब खुर्रम बोला, पहले मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाइए। व्यापारी ने खुर्रम को बदलने के लिए कपड़े दिए, उसका चेहरा व हाथ पैर साफ करवाए, फिर उसकी अच्छी खातिरदारी की और कहा, बेटा याद रखना, किसी भी नई चीज को आजमाने से पहले उसकी थोड़ी जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए। खुर्रम के लिए यह सबक बहुत ही जरूरी था। इसके बाद खुर्रम ने उस व्यापारी को लाया हुआ माल दे दिया और उसके बदले में जो भी उसे धन मिला उसे सुरक्षित लेकर वापस अपने पिता के पास पहुंच गया। अब खुर्रम के पिता भी बहुत खुश थे कि उनका बेटा एक समझदार व्यापारी बन चुका है। एक गांव में गफूर नाम का एक आदमी रहता था। गफूर खच्चरों का व्यापारी था। खच्चर घोड़े जैसा ही एक जानवर है जो घोड़े से थोड़ा कम और गधे से थोड़ा ज़्यादा समझदार होता है। गफूर आसपास के गांव से कम उम्र के खच्चर खरीदता, फिर उन्हें प्रशिक्षित करता और आगे ज़्यादा कीमत पर बेच देता था। किसी भी खच्चर को प्रशिक्षित करना बड़ी ही मेहनत का काम था। इसमें कई दिन लग जाते थे, तब जाकर एक प्रशिक्षित खच्चर तैयार होता था। गफूर अपने तैयार किए हुए खच्चर को बेचने के लिए अक्सर ही आसपास के गांव में जाता रहता था। एक दिन गफूर किसी दूर के गांव में खच्चर बेचने के लिए चल पड़ा। रास्ता काफी लंबा था। अंधेरा होने लगा तो गफूर ने एक सराय में रुकने का फैसला किया। उसने अपना खच्चर अस्तबल में बांधा और सराय के अंदर चला गया। गफूर जब अपना खाना खाने बैठा तो उसे अपने खच्चर की याद आई। उसने सराय में काम करने वाले नौकर को बुलाया और कहा कि अस्तबल में मेरा खच्चर बंधा है, उसे घास और जौ खिला दो। नौकर ने कहा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा यही काम करता हूँ। गफूर बोला, जौ को पानी में भिगो कर देना, क्योंकि खच्चर थोड़ा बूढ़ा हो गया है, उसके दांत कमज़ोर हैं। हजूर, आप मुझे सिखा रहे हैं? लोग तो ऐसी युक्तियाँ मुझसे ही सीख कर जाते हैं। गफूर फिर से बोल पड़ा, उसकी पीठ पर घाव भी है, वहाँ मरहम लगा देना। नौकर ने खींचते हुए कहा, मैं ऐसे सब काम जानता हूँ, सारे मेहमान हमसे खुश होकर ही जाते हैं। और देखो, पानी भी पिला देना, परंतु थोड़ा गर्म करके। नौकर फिर से झुंझला पड़ा और बोला, आप धीरज रखिए, सब कुछ हो जाएगा। गफूर ने एक बार फिर मुंह खोला और कहा, ठंड का मौसम है, खच्चर की पीठ पर कोई पुराना कंबल डाल देना। नौकर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हजूर, आप चिंता ना करें, मेरा काम दूध की तरह साफ होता है, मैं अपने काम में आपसे भी ज़्यादा होशियार हूँ। अब गफूर को तसल्ली हो गई और उसने अपनी जेब से एक आना निकालकर नौकर की हथेली पर रखते हुए कहा, ये बख्शीश रख लो मेरी तरफ से और सारे काम पूरे कर देना। बख्शीश में मिले एक आने से नौकर खुश हो गया और वहाँ से चला गया। वहाँ से नौकर निकला तो खच्चर का इंतज़ाम तो उसने क्या करना था, वो वहीं पर बैठे अपने दोस्तों के साथ बैठ गया
और गफूर के बारे में बातें करने लगा और उसकी हंसी उड़ाने लगा। इधर गफूर आराम से अपने कमरे में सो गया। उसका खच्चर सारी रात भूखा प्यासा खड़ा रहा। ठंड के मारे उसका बुरा हाल था। बेचारा पूरे दिन का थका हारा खच्चर भूख प्यास के मारे मानो वो बस मरने की हालत में ही पहुंच गया था। इस तरह बेचारे खच्चर को सारी रात कई यातनाएं झेलनी पड़ी। रात भर वो खच्चर घास और जौ की राह देखते देखते हिनहिनाता रहा। सुबह उठकर जब गफूर अस्तबल में अपने खच्चर के पास गया तो वो नौकर भी वहीं पर खड़ा था और खच्चर के पीछे खड़े होकर उसकी पूंछ सहला रहा था। ऐसे नाटक कर रहा था मानो उसने खच्चर का खूब ख्याल रखा हो। गफूर ने कहा, लगता है खूब खातिरदारी की है तुमने मेरे खच्चर की। खच्चर के पीछे खड़े नौकर ने खच्चर की पूंछ सहलाते हुए जवाब दिया, पूछिए मत हजूर, बस अपना समझकर ख्याल रखा है इसका। अब आपके जाने का समय हो गया होगा। गफूर ने कहा, हाँ वो तो है। कुछ देर तक वो नौकर खच्चर की पूंछ सहलाता रहा और फिर गफूर वहां से रवाना हो गया। शायद इस तरह का नाटक वो नौकर हर किसी के साथ करता था। गफूर अपने खच्चर को लेकर थोड़ी ही दूर आगे बढ़ा था कि वो खच्चर कमजोरी के कारण इधर उधर गिरने लगा। गफूर को लगा कि शायद खच्चर बीमार है। उसने पहले उसे उठाया और उसका मुंह खोलकर देखा, उसके खुर और नाल की जांच की, लेकिन सब कुछ ठीक था। फिर भी खच्चर बार बार गिरे जा रहा था। गफूर ने एक बार फिर से खच्चर का मुंह खोलकर देखा। उसके दांतों पर घास या जौ का एक भी तिनका नहीं लगा था। अगर उसने रात को घास खाई होती तो उसके मुंह या दांतों में घास का एक ना एक तिनका जरूर लगा होता। गफूर को समझते देर ना लगी कि वो नौकर एक नंबर का झूठा और कामचोर है। बख्शीश में एक आना भी ले लिया और मेरे खच्चर को कुछ खिलाया भी नहीं। खैर, गफूर ने खच्चर के खाने का इंतजाम खुद किया और अपना पूरा काम करके घर लौट आया। लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो उस बेईमान और कामचोर नौकर को सबक जरूर सिखाएगा। 2-4 दिन बाद गफूर फिर से एक खच्चर को लेकर उसी सराय में रुका। फिर से वही नौकर गफूर को मिला। गफूर ने कहा, पिछली बार तुमने बहुत अच्छा काम किया था, मेरा खच्चर बहुत खुश था। इस बार भी तुम ही उसकी देखभाल करना, बिल्कुल पहले जैसी ही करना। और ये कहते हुए फिर से एक आना उसने नौकर की हथेली पर रख दिया और फिर गफूर ने कहा, एक बार पिछली बार की तरह ही मेरे खच्चर की पूंछ भी सहला देना, उसे अच्छा लगेगा। नौकर मन ही मन सोचने लगा, क्या बेवकूफ आदमी है जो एक बार फिर से यहाँ पर आ गया। इस बार फिर से नौकर ने खच्चर को भूखा प्यासा ही छोड़ दिया। खच्चर पूरी रात बिना खाए पिए ठंड में खड़ा रहा। सुबह जब गफूर अपने खच्चर के पास आया तो भूखा प्यासा खच्चर वहीं पर खड़ा था। तभी वो नौकर भी वहां पर पहुंच गया और खच्चर के पीछे खड़े होकर उसकी पूंछ सहलाने लगा। बोला, बिल्कुल अपना समझकर ही मैंने इस खच्चर का ख्याल रखा है। गफूर ने कहा, हाँ सो तो है, दिख रहा है, अच्छी खातिरदारी की है तुमने मेरे खच्चर की। दोनों बातें करने लगे और नौकर खच्चर की पूंछ सहला रहा था। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि खच्चर ने एक जोरदार दुलत्ती उस नौकर के पेट में जड़ दी। असल में बात यह थी कि गफूर इस बार जानबूझकर एक नया अड़ियल और गुस्सैल खच्चर अपने साथ लेकर आया था। पूरी रात का भूखा खच्चर गुस्से से भरा पड़ा था। गफूर ने इस खच्चर को प्रशिक्षित भी नहीं किया था, इसीलिए उसने नौकर को लात जड़ दी। पेट में खच्चर की जोरदार दुलत्ती का हमला नौकर से बर्दाश्त ना हुआ और उसकी हवाइयां उड़ गईं। ये देखकर गफूर ने कहा, लगता है तुम्हारा झूठ इस खच्चर के आगे नहीं चला। ये भूखा है इसीलिए तुम्हें दुलत्ती जड़ दी। नौकर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने गफूर से माफ़ी मांगी और खच्चर को चारा खिलाया। फिर कभी उस नौकर ने ऐसी हरकत किसी भी मुसाफिर के साथ नहीं की। अब गफूर खुश था कि उसने एक बेईमान नौकर को सही रास्ता दिखा दिया और उसे अच्छा सबक भी दे दिया।